फिर गेम खेल रहे हाँ, पुश एंड पुल, किसी भी तरीके का पुश करो या पुल इज कॉल्ड फोर्स। मान लीजिए, हाँ बोलो, बताओ क्या करें। वो तो उसके इफेक्ट्स हैं, जैसा 8th में पढ़ा वही पढ़ेंगे। एनी काइंड ऑफ पुश, उसके इफेक्ट है, उससे क्या चेंज होगी, सर उसकी शेप लगाओगी तो वो तो बात की बात है ना, वो तो 5 चीजें बात की है, वो तो बताऊंगा ही। लेकिन जैसा तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इस कॉल्ड, आप लोग बाद में आइए डोर बंद करके आया करो, बार बार हमें जाना पड़ता है। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। देखो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जब हम किसी चीज को पुश करते हैं तो भी ये एक तरीके का, जैसे मान लीजिए ट्रॉली जा रही है तो ट्रॉली में आप सामान ले जाइए, इट इज ए काइंड ऑफ पुश। तो पुश, अगर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं देन इट इज ए काइंड ऑफ पुश। या अगर किसी भी कबर्ड का ड्रॉर आप खींच रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, सो इट इज, इफ ड्रॉर इज ओपन देन इट इज कॉल्ड पुल, दिस इज पुल। और किसी चीज को अगर दबा रहे हो देन इट इज पुश। तो किस चीज को फोर्स करते हैं, ओके। चलो, नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट देखो, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, दैट इज, बैठेगी मानसी, कहाँ बैठोगी, चलो। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है बताइए। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन then मोशन। you can move the object at rest। रुकी हुई चीज को चला सकते हो फोर्स से, धक्का देकर चला सकते हो। इट कैन मूव द ऑब्जेक्ट एट, देखो मानसी, रुकी हुई चीज को फोर्स लगा के क्या किया जा सकता है, पुश, चलाया जा सकता है, पुश करके चलाया जा सकता है। जो बोल रहा हूँ वही बोलो, यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। रुकी हुई चीज को चला सकती हो, चलती हुई चीज को रोक लोगी, चलती हुई आ रही है तो क्या फोर्स लगा के रोक लोगी। यू कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। बोलो, बात समझ आई। यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। और दूसरा क्या बोला, क्या बोला बताइए, यू कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। It can stop the moving object। तीसरी चीज, अगर चलती हुई चीज पर तुम धक्का दे दो तो क्या उसकी स्पीड को कम ज्यादा किया जा सकता है, उसको एक्सेलरेट कर सकते हो, डेसिलरेट भी कर सकते हो। साइकिल में कोई जा रहा है स्पीड, उसको धक्का दे दो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, आगे की तरफ से धक्का दे दो तो कम हो जाएगी। तो इसलिए यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। व्योम, और क्या किया जा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर जा सकता इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। है और सर शेप भी चेंज कर सकता It can change the direction of moving object। It can change, अगर मान लीजिए कि एक बॉल को तुमने हाथ में दबा लिया तो दोनों तरफ से, तो इस तरीके से जब आप दबाएंगे then you can make it, कंप्रेस कर दो तो क्या इसके शेप को चेंज कर लेंगे, यू कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट।
change the shape of object. What is force, Nishka? Any kind of push up the movement of shape. ठीक है, अब देखिए ये जितनी चीजें आपको बताई गई है इसमें डायग्राम में दी गई। देखो उसमें सर एक और शेप होगा शेप चेंज किया जा रहा है, ट्रॉली को चलाया जा रहा है, रोका जा रहा है, बोलो। सर एक और होगा स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट कैन चेंज इस- स्टेट ये सभी स्टेट में ही आती हैं। अगर उसको रेस्ट से एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट क्या हो सकती है, आइदर इट इज इन रेस्ट और इट इज इन मोशन। तो रेस्ट हो या मोशन हो वो सब हमने इसमें कवर कर दिया है। यही तो स्टेट्स हैं जिनको हमने कवर किया, ठीक है ना। अब देखिए बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, जस्मिता फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो अभी हम आगे देख लेंगे, उसको मैं डिफाइन भी करूंगा, लेकिन ध्यान दो अगर मान लीजिए 10 न्यूटन इधर से लग गया और 10 न्यूटन इधर से लग गया तो बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, बताओ। हाँ कांस्टेंट रहेगा सर लेट रिस्पॉन्ड करती हो, जी, जो जी। सब दूर से बता दे तुम्हारी The चाल। object is at zero. हाँ। Next force. If a group of forces are acting on any object such that the net force is zero, उनका जो रिजल्टेंट है या सम कितना हो जाए, जीरो। मान लीजिए इस पेन को मैं इधर से भी दबाऊं इधर से भी इक्वल फोर्स से कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ फोर्स लगे हों और उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, देन सच ग्रुप ऑफ फोर्सेज आर नोन एज बैलेंस फोर्सेज। फिर से ध्यान दो, मान लीजिए कि एक ये बॉल है और बॉल में इधर से भी फोर्स लगा दिया जाए, इधर से भी फोर्स लगा दिया जाए, इधर से भी फोर्स लगा दिया तो कहीं नहीं जाएगा। और दोनों सब तरफ से ये 120 डिग्री पर है, टोटल 360 होता है तो 120 डिग्री पर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो बोलो ये कहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इफ ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट such that the net force is zero, then such forces are known as, group of forces are known as balance forces. Group of forces acting on an object whose resultant is zero force is zero are called balanced forces. सर रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स। हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऐसा लगा है F1 और एक ऐसा लगा है F2 तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो राइट साइड में लगा है उसे पॉजिटिव ले और जो लेफ्ट में लगा है उसे कितना ले, नेगेटिव। और F नेट कितना होता है, इट इज सम ऑफ फोर्सेस। लेकिन ये डायरेक्शन की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तुमको वेक्टर स्केलर सिखाया जा चुका है ना पिछले चैप्टर में। तो फोर्स में डायरेक्शन होता है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर तुम किसी से कहोगे मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ तो ये सफिशिएंट नहीं है, तुमको बताना पड़ेगा किधर लगा रहे हो। अगर गाड़ी को कोई धक्का दे रहा है पीछे से तो आगे चलेगी, और पीछे से धक्का ना दे के वो ऐसे धक्का देने लग जाए तो चलेगी। तो इस तरीके से इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बाय फ्रॉम विच डायरेक्शन यू आर अप्लाइंग फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होता है, इट इज द वेक्टर सम of all the forces acting on an object is known as the net force. वेक्टर सम कर दो सारे जितने फोर्सेस हैं तो बोलो F1 की वैल्यू क्या लिखोगी, +10। बिना साइन के नहीं लिखा जाएगा, ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की तरह है। F2 की जगह क्या लिखोगे क्योंकि वो इधर लग रहा है तो ये कितना हो जाएगा +10
सर उसकी यूनिट तो एन होती है, पहले एफ भी लिखा है। हाँ तो फोर्स है, उसकी यूनिट कुछ भी हो। अब जैसे लेंथ है तो लेंथ है, लेकिन उसे तुम मीटर लिखती हो, कह दो कि लेंथ तो एल होता है, फिर यहाँ एम क्यों लिख रहे हैं, यहाँ भी एल लिखें, ऐसा होगा। मास तो स्मॉल एम है, लेकिन उसे केजी क्यों लिख रहे हैं, उससे भी एम ही, बस हो सकता है भाई। वो तो सिंबल है, लेंथ का अलग सिंबल है, यूनिट अलग है। टाइम को टी से क्यों कह रहे हैं, उसको भी ऐसे ही बोले। एक सिंबल फॉर फिजिकल क्वांटिटी होता है, सिंबल फॉर यूनिट होता है। यूनिट सेकंड है और टाइम को स्मॉल टी से, नहीं है? चलो, तो अब यहाँ पर पता चल गया कि इसको अभी न्यूटन डिफाइन करेंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। सिंबल ये उसका न्यूटन। ओके, चलो नाउ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, रोहन रिपीट डिफाइन करो। और लोग हाथ उठाने तुम ऐसे चुपचाप बैठे हो, जैसे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हो। बोलो, वो भी पीछे मयंक उठा रहा है। हाँ बोलो। If a group of force acting on an object such that the result is not zero. जो बिल्कुल उसी से देख के बोल दिया, लोग नकल करके बोल रहे हैं, तुम चुपचाप बैठे। सही बात है कि नहीं? का चुप साध रहा हनुमाना। अभी भी भोले मत बनो, ये समाज जीने नहीं देगा, तुम बहुत भोले हो। रिपीट करो क्या बोला रोहन ने। Group of forces acting on an object whose result is non-zero. whose resultant is नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो होगा तो वो चीज को चला भी सकेगा, रोक भी सकेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? देख लीजिए, मान लीजिए कि एक तरफ से 10 न्यूटन हो और एक तरफ से 2 न्यूटन हो, तो क्या ये अनबैलेंस्ड फोर्स है? एक तरफ से तुम्हारे पापा इस कुर्सी को धक्का दें, डेस्क को, एक तरफ से तुम, तो ये अनबैलेंस हो जाए। क्यों? क्योंकि पापा जिधर धक्का देंगे उधर चली जाएगी, तुमसे नहीं जाएगी। एक बार तुम हो और मान्या हो तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोग अपोजिट दोगे धक्का तो ये कहीं नहीं जाएगी। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बताओ? ग्रुप ऑफ फोर्स whose resultant is नॉन जीरो। अभी इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे, देखेंगे जीरो आता है। तुम्हें क्या लगता है आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर वो अपने इफेक्ट देगा, जो 5 इफेक्ट है वो देगा। तो ग्रुप ऑफ फोर्सेस, रोहन रिपीट करो। सही, ग्रुप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग on an object whose resultant is non-zero are called, उन सभी ग्रुप को क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। उनको असंतुलित बल कहते हैं और उसको संतुलित बल कहते हैं। जैसे कि F नेट क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। निष्ठा इसमें सब में वैल्यू फिट करो, सर प्लस 10। क्योंकि राइट में लग रहा है। जो चीज राइट में जाएगी उसका क्या साइन होगा? ऐसा हमने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा है, जो निगेटिव लेफ्ट में जाएगी निगेटिव। तो F1 की जगह आपने प्लस 10 रख दिया, और बोलो प्लस -2 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस का 8 न्यूटन ना। सो नेट फोर्स इज 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। वेक्टर है, डायरेक्शन बताए बिना आधे नंबर कट जाएंगे। तो नेट फोर्स व्योम क्या हो गया? बोलो बोलो। सर आपने F net और F1 इन सब के ऊपर एरो क्यों? इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है जिसमें डायरेक्शन होता है उनके ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं। इधर ही की तरफ एरो लगेगा सर। वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो। अगले क्लास में तुम्हें वी पे भी कराना पड़ेगा, एक्सेलरेशन पे भी। अभी नहीं लगाने दिया जा रहा, अभी तुमको छूट मिली है। अगले क्लास में जाओगी तो वी पे भी होगा और एक्सेलरेशन पे। अभी छोड़ दिया है क्योंकि अभी छोटी क्लास में। सही है, नहीं भी लगाओगी तो टीचर कुछ नहीं बोलेगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया बोलो? 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। न्यूटन टुवर्ड्स राइट। तो पलक ये जो 8 न्यूटन टुवर्ड्स राइट है, ये तो इनका नेट है, लेकिन ये दो फोर्स जो है ये अनबैलेंस। सही है, आगे देखिए।
नाउ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. If two objects are in contact, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं, then the force acting between their surface which resists any kind of relative motion between them is called frictional force. फ्रिक्शन भी कह सकते हैं या फ्रिक्शनल फोर्स. देखो मान लें कि कोई चीज इसमें रखी हुई है, ये तो ये अभी हमने टेढ़ा कर दिया है, लेकिन ग्रेविटी से गिर जानी चाहिए थी. कोई भी चीज है इनके बीच, तो कोई एक फोर्स लग रहा है जो इस मोशन को नहीं होने दे रहा है. अगर यहाँ वाटर या ऑयल पड़ा था तो ये अब तक गिर चुकी होती है. तो इनके बीच में एक ग्रेविटी फोर्स लगा रही है ऊपर वाले डिब्बे पे. एक ग्रेविटी है कि नहीं, लेकिन ये क्यों नहीं गिर रहा है? सो विच रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ मोशन बिटवीन देम. देख लो, ये हाथ आगे जाना चाहता है, दूसरे हाथ पर ये टच है. इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट, पढ़ो क्या लिखा है. इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट एंड फोर्स अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट बट इट डज नॉट, फोर्स लगाया गया ऊपर, मैं लगा भी रहा हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं आगे जा रही है? Then the force acting between these surfaces, इनके बीच एक फोर्स एक्ट कर रहा है, which does not allow this kind of motion. तो वो क्या कर रहा है बताओ? Which resist any kind of relative motion की बात है. अभी रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों हाथ मूव कर रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक को दूसरे पे मूव कराओ, इसको रिलेटिव मोशन. बात समझ आ गई कि नहीं? ये रिलेटिव मोशन, अभी कुछ नहीं है, ये रिलेटिव नहीं है ना. तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या है? देखो, अगर किसी टेबल पर आपने एक ब्लॉक रख दिया है और ब्लॉक रखने के बाद आप इसको नीचे, इसमें थोड़ा सा वेट लगाओ, तो वेट लगाने के बाद भी अगर ये मूव ना करे तो आपने फोर्स तो लगाया ना भाई, इस पे वेट रख दिया और ये कहीं नहीं जा रहा है. तो इसका मतलब है कि अगर तुमने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और नहीं जा रहा है, गिर नहीं रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पर इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो इसे नहीं जाने दे रहा है. कुछ ना कुछ तो विरोध होगा. तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. जरा देखें इस चीज को. ये देखो, अब हमारे पास मतलब हिल नहीं रहा तो उसका फोर्स ज्यादा होगा. एक ये बॉक्स है और इस बॉक्स में थोड़ा लेड रखा हुआ है, थोड़ा भारी है. तो अब मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस हमें पता चल जाएगा कि क्या फोर्स है. मैं इसको खींचने की कोशिश करता हूँ. तो देखो, मैंने फोर्स लगाया, लेकिन ये बहुत फोर्स थोड़ा लगाने के बाद फिर मूव कर रहा है. शुरू में नहीं मूव कर रहा है, देख रहे हो कि नहीं? तो और मैं थोड़ा सा और कई दूसरे तरीके से लगा देता हूँ. ये अब इससे पता चलेगा. अभी तक नहीं मूव किया ना, तो जो तुमने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट यहाँ कुछ फोर्स होगा ना. ये रुका क्यों है? क्योंकि नेट फोर्स 0 है. फिर से देखो, ये देखो, ये मैंने रखा, अब इस स्प्रिंग बैलेंस से मैंने खींचा, क्यों नहीं मूव किया? अब ये देखो ना, इधर रख लो, मूव कर जाना चाहिए था कि नहीं? तो क्यों नहीं मूव किया? तो जो मैंने 5 न्यूटन लगाया शुरू में, देखो ना, अभी तक नहीं मूव किया. तो उधर कोई फोर्स होगा जो इसे काट रहा होगा, वो इन दोनों सरफेस के बीच का फोर्स है, और उससे क्या कहोगे? फ्रिक्शन फोर्स. बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? इसमें सिक्के हैं, समझ में आ गई बात? देख लो फिर से, ये मैंने लगा लिया,
5 न्यूटन कहाँ गए, क्यों नहीं मूव किया? जब फोर्स इज अप्लाइड इट हैज टू मूव। उसको कौन काट रहा है? वहाँ देखो आपने यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस लगाया और फिर ये देखो मान लीजिए यहाँ पे आपने स्प्रिंग बैलेंस लगा लिया और इसको खींच रहे हो, ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? इन दोनों सरफेस के बीच एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या करेगा बोलो? इसको कैंसिल आउट कर देगा एंड इट इज नॉट अलाउड टू मूव। ये देखिए तो मैंने इस पे क्या किया, ये फोर्स लगाया तो मूव करा नहीं कर रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद मूव करेगा लेकिन एक स्थिति तक तो नहीं मूव किया ना। तो इट इज द फोर्स विच एक्ट्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन। ये इसके और किताब के बीच में कोई मोशन नहीं होने देना चाहता, तो उसे क्या कहेंगे बोलो? इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ये देखो फोर्स लगाया तो वो अपोजिट फोर्स दोनों सरफेस के, ओके चलो समझ में आ गई ना बात? और मान लीजिए कि यहीं पर ये भी देख लो, ये मैं बैलेंस फोर्स, या किसी के पास सिर्फ छल्ला हो गोल तो बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे पास यही है तो हम यही करें, सिर्फ छल्ला ही हो, रिंग हो कोई, तो हम 3 फोर्स लगाएंगे। अभी तुमको बताया था ना 120 डिग्री पर लगाओ तो फिर वो कहीं नहीं जाएगी। देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ओके ना, कोई बात नहीं। ये देखो मशीन क्या होता है? हाँ? रिलेटिंग मशीन देखो ओके नाउ ये देखो एक छल्ला मेरे पास मिल गया, इसे करवा लें कुछ बड़ा छल्ला। रेनबो रहेंगे मेरी दीदी के पास। अब ये देखो अगर 3 तरफ से इस पे स्प्रिंग बैलेंस लगाया जाए और 120 डिग्री पे तो फिर क्या होगा? ये कहीं जाएगी? हाँ सर। तो अब 3 लोग, इसके लिए 2 लोग और चाहिए, ये पकड़ो तो ये और इस छल्ले पे लगा लो इस पर। तो ये देखो इस तरीके का हो और इक्वल फोर्स, फिर तीनों में रीडिंग पड़ी जाए। वैसे इन दोनों की रीडिंग ठीक है, ये घटिया वाला है, लेकिन अगर सही होता तो जब ऊपर उठाओ तो सबको देखो, मान लीजिए 120 डिग्री तो 120 रखो ना तुम, तो 160 और ऐसे ये। तो इस तरीके से अगर ये सही सेम रीडिंग होगी, एक ही दुकान से ख़रीदा होगा तो एक इसमें दूसरी दुकान से ख़रीदा, ये देखो पूरा खुल गया, ये पूरा खुल गया, पूरा ही खुल गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक जैसा स्प्रिंग बैलेंस होता तो ये कहीं ना जाता। सो इफ ए ग्रुप ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट so that these are symmetrical in direction and equal in magnitude, then such group of forces are called balanced forces and their net sum is 0। उनका कुल मिला के योग कितना होगा? 0। अगर मान लो 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन तो देखो 120 डिग्री है और सिर्फ 2 ही लोग लगाते, इसे हटा दो तो भी कहीं नहीं जाएगा। ऐसे में ये बिल्कुल एक ही कंपनी का है, दोनों लोग वही रीडिंग देख सकते हो। अगर एक ज़्यादा लगाएगा तो फिर उधर चला, समझ आ गई बात? अब देखो नाउ फ्रिक्शन फोर्स को समझो, ये ज़्यादा चलो रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन बता देना कि जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो ट्रेन मूव कर रही है और आप वहीं बैठे हो, तो आप ट्रेन के साथ मूव नहीं कर रहे हो, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन। समझ में आ गई बात कि नहीं? लेकिन मान लीजिए आप ट्रेन के बाहर और ट्रेन मूव कर रही तो दोनों में रिलेटिव मोशन, ट्रेन आपसे आगे निकल जाएगी। तो कोई भी चीज़ है, रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है कि इफ वन ऑब्जेक्ट सीम्स टू मूव टू अदर देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। फिर से समझिए, ट्रेन में पर्दा लगा दिया जाए, तुम ट्रेन में बैठे हो और तुमसे पूछा जाए ट्रेन चल रही कि नहीं चल रही, कह दो हमें क्या पता, हमें तो आवाज़ भी नहीं आ रही है, एसी में बढ़िया क्लास में बैठे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। इवन हमारी अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, क्योंकि अर्थ इतनी शांति से मूव कर रही है। अगर हमारे नीचे से अर्थ खिसकने लग जाए तो हम कहेंगे वो यस इट इज़ रिलेटिव ना, बोलेंगे कि नहीं?
तो मतलब हमारे और दूसरे के बीच में ये अभी अगर ये दोनों मूव करे तो कोई रिलेटिव मोशन है No, sir. नहीं, लेकिन ये मूव कर जाए या ये मूव कर जाए, सो इफ वन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू अदर तो ही फ्रिक्शन लगेगा, और दोनों चले तो कोई फ्रिक्शन है, No, sir. ठीक है, एक चल जाए तभी फ्रिक्शन है। और ऐसा चलने से तुम देखो कि फ्रिक्शन को कर एनर्जी भी चाहिए, जो एनर्जी वो हीट में बदलती चली जाती है। सो लेट अस सी, फिर से इस चीज को समझो, पहले समझो, ठीक है। इफ वन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू अदर then a force start acting between those two objects which opposes such kind of motion, and that is called friction. If one object, देखो ये बॉल आगे जा रही है, हाँ अब ये आप पे डाउट ले रहे हैं, पहले इस चीज को सुन लो। इफ वन ऑब्जेक्ट मूव्स, ये ग्राउंड पे जा रही है लेकिन थोड़ी देर बाद ये बाउंड्री के पास रुक गई, नहीं जा पाई। इफ वन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू अदर, रिलेटिव का मतलब भाविक समझ में आ गया Yes, sir. कि एक चले और दूसरा देखे, उनके बीच में पोजीशन का चेंज हुआ, देन अ फोर्स स्टार्ट एक्टिंग बिटवीन दीज टू, इनके बीच में, देन सर ट्रेन में बैठे होंगे तो सर दोनों चलेंगे या फिर सर एक ही सर? दोनों चल रहे हैं लेकिन उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं, क्योंकि हम ट्रेन पर अगर मान लो वॉशरूम चले गए तो रिलेटिव मोशन हो गया, ट्रेन के किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में, वहीं बैठे तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं। समझ में आ गई बात कि नहीं? देन द फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन दीज टू सरफेस, ये सरफेस पे एक्ट करेगा, व्हिच एक्ट्स, यहाँ पे एक्ट करेगा, देखो ये यहाँ जा रही, इस पे किसी ने फोर्स लगा दिया, किक करा, तो ये फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से कहते हैं, एक्ट्स बिटवीन these surface and opposes, ये क्या करता है, any kind of motion या relative motion, जैसा कि भाविन ने बताया, is called friction, उसे क्या कहेंगे? अब देखो कि अगर तुमने 2 न्यूटन लगाया और 2 न्यूटन का फ्रिक्शन है, तो फिर इसका मतलब इस पर नेट कितना हो जाएगा? जैसे मैं शुरू में लगा रहा था तो 0 था, वो नहीं चल रही थी ना। अगर फिर मैंने 3 न्यूटन करा दिया, 1 न्यूटन और बढ़ा दिया, फिर और खींचा, फिर चलने लगी, अब क्या तुम बताओगे इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये 3 है, ये 2 है, तो कटेंगे, अपोजिट फोर्स कैंसिल आउट ईच अदर, तो इस पर नेट कितना लगा? 1 Newton towards right. मान लो दोनों ही खींच रहे हैं, ये इधर से खींचे, ये इधर से खींचे, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ताकत लगा दी, जो थोड़ी एक्स्ट्रा लगाई वही फोर्स है, बाकी बराबर बराबर तो कट गया, नहीं इक्वल तो कैंसिल हो जाएगा। ये 10 लगा रहे हैं और ये 11, तो ये 1 न्यूटन से उधर खींच ले जाएगा, पूरा नहीं काम करेगा, 10-10 कट जाएगा, क्योंकि अपोजिट खींच है ना, सही है। तो इस तरीके से फिर मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया, ये देखो अभी स्नेहा ने बताया कि नहीं प्रॉपरली यॉइंग लेते हुए कि कैसे वो तीनों फिगर चीज़ों को बता रहे हैं। ये जो बुक खोल के रखी, इट इज़ सो टिटिलेटिंग, बुक में हर बार इनका ध्यान है। देखो नीचे के डायग्राम देख रहे हैं, तो पहला वाला देखो, एक कपबोर्ड को पहले एक बच्चे ने धक्का दिया, लेकिन ये धक्का दे रहा है, ये चली नहीं कपबोर्ड, इतनी भारी कपबोर्ड कैसे चलेगी? कोई बात नहीं, अगर नहीं चल पाई, अब ये देखो, तो इसने अपने एक साथी को बुला लिया, तो इसके साथी ने भी बोला चलो हम भी धक्का दें, इसने धक्का दिया, तो 2 लोग इस बार अपनी धक्का दे रहे हैं। पहले इसने जो फोर्स लगाया तो 2 न्यूटन है, 2 लोगों ने लगाया 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, लेकिन अब इन्होंने कहा थोड़ा सा और धक्का लगाया जाए। तो ध्यान दीजिए, जब इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा, मान्य 2 न्यूटन का फोर्स लगा, ये नहीं चली, क्या आप मुझे बताएंगे इस पर फ्रिक्शन कितना है? ये बहुत अच्छा बताते, तुम भी बताओगे हो, तुम भी अच्छा बताते हो, क्योंकि तुमको ये बात मालूम है कि इस फोर्स को काटने के लिए फ्रिक्शन फोर्स था। भाई तुमने बहुत भारी चीज है, कपबोर्ड खिसका नहीं खिसक रही है, तो तुमने जो फोर्स लगाया, इन दोनों सरफेस के बीच में एक अपोजिंग फोर्स है, वो अपोजिट लग रहा है,
नहीं तो फोर्स कटता कैसे? इसीलिए मान्य ने क्या बताया कि 2 न्यूटन लगाओगे तो अपोजिट में कितना लगेगा? 2 न्यूटन कट गया। अच्छा अब ये लोग 4 न्यूटन लगा रहे हैं, फिर भी कपबोर्ड नहीं मूव कर रही, अब कितना फ्रिक्शन फोर्स है? 4 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। न्यूटन 4 न्यूटन ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अनबैलेंस हो जाएगा, फिर इसे मूव करना पड़ेगा। कटना जरूरी है ना, क्योंकि कपबोर्ड नहीं मूव की। सर फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स जब तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन 4 न्यूटन है। अब देखो बाकी की चीजें मैं बता दी, जिसको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छा बता रहा है। तो अब देखो जस्टिन ने एक नई बात हम सब लोगों को बताया कि फ्रिक्शन फोर्स का इन्होंने ग्राफ बता दिया कि फ्रिक्शन फोर्स 0 रहेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक हाईएस्ट मैक्सिमम लिमिट तक जाता है। उसके बाद वो मूव कर लेगा। अब उसकी बात की उन्होंने बताया, तुम्हारे भी पढ़ाया जा रहा है क्या ये? सर मैंने पहले ये भी पढ़ाया टाइम गया था। पढ़ लिया, बहुत बड़ी बात है। और क्या सर है? जब वो मूव करने लगता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है। देखो सारी चीज बता दी इन्होंने, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिबर्टिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। बताओ निष्ठा भी नोट कर गई, यस सर इट इज करेक्ट। ये सब एयरफोर्स के बच्चे हैं, एयरफोर्स के हो ना तुम भी, पूरा इनको मालूम है, स्कूल में पढ़ाया गया तो आता है। फिर से समझो ये लोग कहना क्या चाहते हैं, सबकी बातों को एक साथ ना वो कमिश्मरेट करते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे पहले स्नेहा ने बताया कि सर इसकी वैल्यू बढ़ेगी जब तक हमने इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, तो कोई फ्रिक्शन नहीं। पहले एक आदमी ने लगाया फोर्स 2 न्यूटन, नहीं मूव किया। 2 लोगों ने लगाया 4 न्यूटन, नहीं मूव किया, और तेजी से लगाया। तो बोलो ये 0 से बढ़ते बढ़ते ये फ्रिक्शन कहाँ तक गया? बोलो कितने तक गया? 4 न्यूटन, 4 न्यूटन तक गया 0 से बढ़ते बढ़ते। अच्छा तुमने भी कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, तो तुमने अपना फोर्स किया, वो कैपिटल फोर्स है। अप्लाइड फोर्स को कैपिटल फोर्स कहते हैं, और जो ये वाला फोर्स है, External force को- ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए। जब ये फोर्स था तो क्या हो गया? ये भी 4 हो गया। यदि अप्लाइड फोर्स होता है ये कौन-सा फोर्स होता है? ये Friction. जो तुम कर रहे हो ये अप्लाई है, और जो यहाँ लग रहा है सरफेस के बीच, द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन सरफेस which opposes any kind of relative motion between them, जो उनको आपस में नहीं मूव करने देता, उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है कि नहीं? क्या मूव नहीं कर सकते, कपबोर्ड नहीं मूव कर रही जमीन पे, लेकिन अब उन दोनों साथी लोगों ने कहा कि देखो ये मूव करने वाली जस्ट 4.1 लगा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो, देखो ये हिल रही है और लग रहा है मूव कर दे। तो इन लोगों ने थोड़ा फोर्स और बढ़ा दिया, 4 न्यूटन था, चलो इन लोगों ने +1 न्यूटन और लगा दिया, ये 0 पॉइंट में कितना लगा दिया? 0.1। तो बोलो ऐसे में कपबोर्ड मूव करने लगी, बुक में देख लो बिना बना डायग्राम, सही है? तो ऐसे में नाउ कपबोर्ड स्टार्ट्स मूविंग। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अगर वो कपबोर्ड मूव कर दी, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव समथिंग इज कॉल्ड, जो अधिक से अधिक फोर्स चाहिए किसी चीज को मूव करने के लिए, उसी चीज को लिमिटिंग फ्रिक्शन है। फिर से समझो, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मान लीजिए इन दोनों के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 4 न्यूटन। तुमने जब 4.1 लगाया तो क्या उनके बीच फ्रिक्शन और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वही मैक्सिमम था, वो मैक्सिमम है। मान लीजिए अगर मैं एक बुक है, अब इसको बुक पे एक पेन रखा, ये घुमाऊं तो धीरे धीरे गिर ही जाएगा, तो कभी ना कभी ग्रेविटी डोमिनेट कर जाएगी, गिर जाएगा पेन। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, जो सबसे ज्यादा अमाउंट है वो कितना था? 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 के बाद फिर बढ़ा नहीं। कभी ना कभी तो तुम धक्का दोगे तो मूव करेगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो मैक्सिमम कितना लगा पाया? 4। तो क्या लिखा बताओ? द हाईएस्ट amount of opposing force acting between 2 surfaces is called, उसको क्या कहते हैं बोलो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या कहेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस। सर इसको ये भी कह सकते हैं हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। अभी बता, फ्रिक्शन तुम्हें पता चल गया? फ्रिक्शन 2 तरीके के हैं, एक स्टैटिक और दूसरा क्या है? काइनेटिक। जैसा व्योम ने बताया,
पहले ये दोनों समझे फिर लिमिटिंग समझे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बताओ? सर जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट करे तो हाँ, when we apply force and object does not move, ये अप्लाई कर रहा है लेकिन ये नहीं चल रहा, at that time whatever is the value of frictional force is called static friction and it is equal to, ये किसके इक्वल होती है बोलो? ये सही बता रहे हैं, आप भी बोलो। Sir, जो force applied हो, यही अभी बता रहे हैं, that is जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है? जितना तुमने अप्लाई किया तभी तो उसको काट रहा है। रिपीट करो। तो फिर क्या इनर्शिया समझोगे जब तुम शुरू से समझ, तुम इनर्शिया का इंतजार कर रहे हो शुरू से। इट इज प्री कंसीव्ड माइंड, जब शुरू से समझोगे तभी तो इनर्शिया समझ पाओगे। समझो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, ऑब्जेक्ट इज एट स्टैटिक, एट दैट टाइम व्हाटएवर फोर्स एक्ट, frictional force act between the surface is known as static friction. When object is moving, then whatever frictional force is exerted, that is called kinetic friction. इसी की वो बात कर रहा है। सर मैंने एक बार पूरी ताकत के साथ कपबोर्ड चलाई, लेकिन जब एक बार कपबोर्ड चलने लगी तो मैं थोड़ा हल्का सा ढीला भी हुई जब भी चल रही थी। इनका कहने का मतलब है कि सर जब मैंने शुरू में ताकत लगाई 4 न्यूटन की, तो मैंने उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो इंटरलिंकिंग थी उसको तोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन क्यों है? When you see at नैनो और माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो ये इसकी जो सरफेस है वो जो जमीन की सरफेस है, क्या वो इंटरलॉक हो गई? तो इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए तुमने फोर्स लगाया, लेकिन अगर ये इंटरलॉकिंग टूट गई तो तुमने मैक्सिमम फोर्स लगाया, जो व्योम कह रहा है सर फिर मैंने हल्का सा ढीला भी छोड़ दिया तब भी वो चलने लगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन व्योम बता रहा है कि सर इट इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द इंटरलिंकिंग और द बॉन्डिंग बिटवीन टू सरफेस ब्रेक्स। फिर से समझो कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? व्हेन द वन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अदर देन आल्सो फ्रिक्शन इज एक्टिंग। अभी बॉल का एग्जांपल दिया था, तब भी फ्रिक्शन लग रहा है। At that time, whatever is the frictional force is known as kinetic friction. Static friction और kinetic friction की definition बताओ। That is सर स्टैटिक फ्रिक्शन यानी जिस पॉइंट पे सर वो मूव हुआ सर उसके स्टैटिक फ्रिक्शन। when force is applied, अभी देखो भाई पूरा बताएंगे तुमको। When force is applied and object does not move, फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट ने, ये पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन। इट्स वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये एफ मैक्स है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? मैक्सिमम। और इसे क्या कहेंगे बोलो? स्टैटिक फ्रिक्शन। निष्ठा क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाई भी जा सकती है या फिर ये फिक्स्ड है? और चीज तुम तो जो बात बोलते हो वही बोल देती हो, जस्ट यू आर इक्विवोकेटिंग, तुम दिमाग नहीं लगाते। बोलो कैसे? अगर फोर्स बढ़ाते जाओगे तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा? हमें नहीं पता, आप बोलो। मान लीजिए आपने इसमें फोर्स बढ़ाया, आपने 2 की जगह 3 न्यूटन लगा दिया होगा, तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ा होगा? बोलो। वो भी 3 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं? तो बढ़ा कि नहीं? जब तुम 3.7 कर दी तो ये भी बढ़ा होगा। जब तुमने फोर्स नहीं लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 था। जब तुमने 1 न्यूटन लगाया, धीरे से किया तो 1 था। अपोजिट है। 4 तक तो ये बिल्कुल तुम्हें हिलाने नहीं देगा, कहेगा मैं 4 तक दम लगा सकता हूँ और तुम तक जब तक मेरा इंटरलिंकिंग नहीं तोड़ोगे, इंटरलॉकिंग, हिलाने नहीं दूंगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। मैक्सिमम जितनी है, और एक बार इंटरलॉकिंग टूट गई तो जैसा व्योम बता रहे हैं उसके बाद जो फोर्स एक्ट कर रहा है चलती हुई चीज पे, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आया? सो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताओ, हम तुमको समझाना चाहते हैं। एक बार मुझे बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन। the force is applied and the object does not move, the force acting The friction acting, the frictional force acting on it is known as is static. static friction increases from 0 to maximum value, that is the limiting friction. उसकी एक maximum value, उसको मैंने limiting friction कहा था। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा बोलो? Static friction increases from 0 to the highest force. From 0 to
दैट इज लिमिटिंग Maximum, है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, ऐसा बोलो, मैक्सिमम पॉसिबल। समझ में आ गई बात? अब पूरी बात समझ आ गई ना? बढ़ तो सकती है ना फ्रिक्शन। चलो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन समझिए। अभी कैसे समझ, समझाएंगे तो पहले ही समझ लोगे, जब समझाएंगे तब समझोगे, जब समझाएंगे तभी समझ पाओगे। When force is applied and object does not move, at that time whatever frictional force act on it is called, समझ में आ गया निखिल? At that time, सर फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो वो तो फिक्स्ड होगा क्योंकि उसके आगे तो जाएगा नहीं। हाँ, at that time अब आप फोर्स लगाते जा रहे हो, इसको तोड़ने के लिए उसे 4 न्यूटन का बॉन्ड चाहिए। 4 न्यूटन फोर्स लगा दो तो बॉन्ड टूट जाएंगे, बट टूट गया तो फिर जब स्मूथ हो गई सरफेस, इंटरलॉकिंग टूट गई, फिर अब 3.8 लगा के भी चला सकते हैं। सर फिर कम फ्रिक्शन में कैसे चलेगा? फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जब ये इंटरलॉकिंग है उसी के लिए तुम्हें मैक्सिमम लगाना पड़ा। उस ऑब्जेक्ट उस पर कई दिनों से रखा था, या किसी भी वजह से एक स्टेट मैक्सिमम उसकी लिमिट होती है। However, when it is running, then it is not allowed to interlock with the surface, other surface. तो आप उसमें मूव करा सकते हो। अगर सेट हो गई तो उनके बीच में नैनो बॉन्डिंग बन जाती है, और अगर मान लो चलती रही तब बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो इसलिए रनिंग चीज को रन कराना आसान है, और ऐसे रुक गई तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना है। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझो। मैं इस पर बना रहा हूँ, 0 से ही कितने तक गई बोलो? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन तक की फ्रिक्शन की बता रहा हूँ। जितना फ्रिक्शन है उतना तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। अब चल ली, चलने के बाद फिर इसका फ्रिक्शन वैल्यू फॉल कर गई। ये कितने पे गिर गई बोलो? 3.8 न्यूटन। अब तुम उतना भी फोर्स लगाओगे तो चला सकते। शुरुआती में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और कपबोर्ड चलने लगी तो मजे से हल्का कम भी लगा दो तो चले, क्योंकि यू आर नॉट अलाउइंग इट टू गेट इंटरलॉक विद द सरफेस। ओके, अब क्या लिखे बताओ? एट दैट टाइम वॉट एवर फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, एट दैट टाइम फ्रिक्शन इज कॉल्ड, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखाएंगे, इसे क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्नेहा बताओ, इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to, इस सेंटेंस को पूरा करो तो पता तो चले। मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ना, और उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहो? बोलो, लिमिटिंग वैल्यू या लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कह सकते हो? फ्रॉम 0 to, चलो मैं तुम्हारी बात लिखता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू। और उस मैक्सिमम वैल्यू को तुमने क्या कहा? अब देखो, जस्टिन ने एक बात और पूछी, व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? गतिज घर्षण से हम क्या समझते हैं? सुनो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है, then also friction acts between two surfaces, that is called kinetic friction. It is always lesser than the limiting friction. देखो कम है कि नहीं? इसे रिपीट कर दो निष्ठा जरा तुम। फ्रिक्शन कभी अप्लाई नहीं होता, फ्रिक्शन एक्ट होता है between surface, moving surface. when one object moves over other, then the friction acting between surface is called kinetic friction. It is, अर्शिता रिपीट करो, इसके सेंटेंस को पूरा करो। It is, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो, ये F है, वो Fs है, Lesser. ये F max है। Friction. It's always lesser than हाँ, बोलो। static friction. Always lesser than static friction. It is lesser than, कम हुआ कि नहीं इससे? गिर गई। It is lesser than static friction, ठीक है। When we continue to increase applied force, अगर मैं किसी चीज पे फोर्स और बढ़ाता हूँ तो ऐसी स्थिति में the value of friction also increases,
तुमने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तुम बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो क्या वो अपोज नहीं करेगा, उतनी तेजी से पीछे खींचेगा। तो एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रीचेस टू ए मैक्सिमम लिमिट एंड दैट इज नोन एज लिमिटिंग, रिपीट करो जरा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। The highest amount of अपने हिसाब से बता दो, तुम बस जो समझी हो बताओ। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रीचेस टू ए मैक्सिमम लिमिट एंड दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। रिपीट करो। the maximum amount रिपीट करो बेटा। The maximum value of static friction is called limiting। बोल सही है। मैक्सिमम देखो हमने किसको बता दिया, एक चीज बता दी काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, एक क्या बता दी स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग। आपको 5 डेफिनेशन लिखनी है। फोर्स लिखो, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, बैलेंस्ड फोर्स, okay, and draw the diagram of applied force and friction। ये ग्राफ बनाना, Where is the value? नहीं, diagram for applied force and friction। Draw diagram when two forces are balanced force, when three forces are balanced, और दूसरा two forces are unbalanced। दो चीजें करनी, इतना काम करो। सर जब 3 फोर्स अनबैलेंस होगी तो सर 2 फोर्स बराबर और एक अलग है तो सर ऐसा भी कर सकते हैं। 3 फोर्स के लिए कोई एंगल ही बदल दोगे, 1-2 डिग्री तो भी हो जाएगा। 2 130 लगा दो, एक ऐसे लगा, कुछ भी कर दो। 2 को अनबैलेंस दिखाना है, एक 2 न्यूटन और एक 10 न्यूटन लगा लो। अच्छा 3 फोर्सेस को बैलेंस दिखाना है तो 2 न्यूटन 120 में दिखा दो, जैसा इन लोगों ने दिखाया था। एक ये डायग्राम बना देना एफएस वाला। चलो ऑन हो गया, चल। Galileo's experiment and law of inertia। सर इनर्शिया को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या चीज? सर इनर्शिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जड़त्व। कौन से पेज नंबर? गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है 18 फर्स्ट ऑफ मोशन में है। देखो इनर्शिया क्या होता है और गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक प्लैंक लिया और दूसरा प्लैंक लिया, ये देखो ऐसा प्लैंक, और इसमें इन्होंने पूरा पाउडर डाल दिया, वो ऐसा बोरिक पाउडर जैसा कैरम बोर्ड में होता है ना, बहुत स्मूथ है, इसका फ्रिक्शन सारा हटा ही दिया। तो एक चीज इन्होंने देखी, अगर यहाँ से बॉल गिराई जाए तो बॉल यहाँ से गिरती है तो गिरते गिरते यहाँ तक आती है, यहाँ तक आ जाती है। जो इसकी अपनी हाइट है, क्या उतनी ही हाइट तक ये चढ़ती चढ़ती चली जाती है? इट कीप्स ऑन राइजिंग
and goes to similar height from the height it was released. यहाँ से छोड़ा तो लुढ़कती लुढ़कती गई और कहाँ तक चली गई? जिस हाइट पे थी उसी हाइट पे गई। अब देखो ना, अब देखिए इन्होंने इसी में एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया। बोले नहीं हम इसकी हाइट इतनी कर देंगे, यहाँ नहीं रखी, बुक में बना हुआ है। तो बोलो यहाँ पे बॉल आएगी तो इस प्लेन को हटा दिया और अब बॉल इस पे चढ़ने लगी, तो इस पे चढ़ने लगी तो कहाँ तक जाएगी? क्या इसकी जो हाइट थी उतनी हाइट तक जाएगी? तो उन्होंने दिखा दी, ये तो फिर चली गई जो हाइट थी, क्योंकि इन्होंने फ्रिक्शनलेस सरफेस ले ली। कैसी सरफेस ले ली? फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ से पहले जब थोड़ी हाइट थी फिर इन्होंने इसको और स्लैंट कर दिया और तिरछा कर दिया, तो फिर ये यहाँ तक चली गई। अच्छा, फिर इन्होंने और स्लैंट कर दिया, तो फिर इन्होंने क्या देखा बोलो? अगेन इट मैनेज्ड टू रीच एट सिमिलर हाइट। फिर अब ये इधर गई, तो इन्होंने सोचा अब यहाँ तक गई, फिर रुक गई। फिर इन्होंने कहा कि अगर इसको ऐसे ही लुढ़का दिया जाए और बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो। स्मूथ सरफेस का क्या मतलब है मानसी? उस पर ना हमने कोई फ्रिक्शन लगाया ना फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी नहीं, स्मूथ सरफेस है। तो ऐसे में ये कब तक चलती चली जाएगी बताओ? जब तक वो पैडल नहीं हो जाता। इट विल कीप ऑन मूविंग अंटिल इट रीचेस द सेम हाइट। लेकिन क्या ये कभी इस हाइट को रीच कर पाएगी? इसका मतलब ये चलती चली जाएगी, क्योंकि उसको तो कभी उसकी हाइट मिलेगी नहीं। यहाँ पर भी ये कीप ऑन मूविंग हुई, कब तक? जब तक उसने उसी हाइट को नहीं कर लिया। वैसे भी तुम सीधा भी गिराओ बॉल, अब कुछ भी ना हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, पिंग पोंग की बॉल हो बढ़िया, तो यहीं तक आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो ग्रेविटी है, जितनी एनर्जी आपने दी थी उतनी उसको रिस्टोर हो गई। इसी तरीके से उसी सिद्धांत पर तो ये यहाँ से यहाँ तक आई, जितनी एनर्जी थी उतनी हाइट पे आ गई। जिस हाइट से छोड़ोगे वहाँ तक तो जाएगी, लेकिन उसको वो हाइट ही न दी जाए तो क्या होगा? इट विल कीप ऑन फॉर एवर until unless no force is applied to stop। इसे जब तक रोका न जाए चलती रहेगी। इस चीज को इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या क्या कहता है? देख लो, ये बॉल है, इन्होंने रोमन राजा के दरबार में बताया था गैलीलियो ने कि अगर ये बॉल चलती जाएगी, अगर इस पे कोई फोर्स ना लगे, तुम्हारा शानवी क्या कहना है? व्हाट इज योर ओपिनियन? अगर एक बॉल को हम रोल कर दें तो क्या वो चलती रहेगी? अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो चलती रहेगी। लेकिन जो रोमन राजा था, रोम का राजा था जूलियस, वो इस चीज को समझ नहीं पाया। उसने कहा तुम कैसे चलती रहेगी, तुम चला के दिखाओ। इसने कहा यार फ्रिक्शन तो वहाँ लोग समझते नहीं थे। फिर उसको बोला गया कि अब तुमको फांसी पर, यू विल बी हैंग्ड। उसने कहा सर मुझसे गलती हो गई, मैं गलती से बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, वो नहीं चलेगी, रुक जाएगी, जान बचा के है। गैलीलियो, समझ में आ गई बात कि नहीं? लेकिन होता क्या है? इफ नो फ्रिक्शन इज देयर और नो फोर्स इज अप्लाइड, इफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग कीप ऑन मूविंग until unless applied by some external force। उस पर बाहर से कुछ भी ना लगाओ, ना फोर्स लगाओ, ना फ्रिक्शन, ना तुम उसे आगे बढ़ाओ, ना रोको, चल रही है। इनका कहने का मतलब है चलती हुई चीज चलती रहेगी। क्या बोला गैलीलियो ने? बोलो, हमेशा अगर उस पर इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्या तुम ऐसा समझती हो सानवी कि नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है इफ इट इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स? कि नहीं? ये सही कह रहे सर, अंडर बैलेंस फोर्स ही तो जीरो फोर्स है। सानवी ने क्लियर कर दिया पूरी क्लास में। बोले सर इट इज ओनली द जीरो फोर्स, और जीरो फोर्स लगाएंगे तो चलती हुई चीज चलती रहेगी, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं। बहुत बड़ी बात कही सानवी ने, समझ आई बात कि नहीं? कोई फोर्स ना लगाओ, कोई फोर्स ना लगाओ, यानी एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो का मतलब है वो बैलेंस फोर्स के अंडर में है। बैलेंस फोर्स क्या है कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ऐसा तो दुनिया में कभी भी नहीं होगा कि फोर्स ना हो, क्योंकि कितने सारे टेरेस्ट्रियल की सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ग्रेविटी से बच पाओगे कहीं? तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो, बस इतना ही कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो इफ जीरो फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट और इट इज अंडर बैलेंस फोर्स, देन ठीक है, अगर कोई भी चीज संतुलित बल के प्रभाव में या उस पर शून्य बल लगाया जाए
तो चलती हुई चीज चलती रहेगी। और मान लो यहाँ रुकी हुई है, ये पेन इस पे कोई फोर्स न लगाए तो क्या ये इनफाइनाइट टाइम तक यहीं रखा रहेगा? रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। इसको कहते हैं जड़ता का नियम। इसको क्या कहते हैं? दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। हम लोगों में भी काम कर रहा है। अगर मान लो ये जाग रहे हैं और मम्मी आके सर रख दे, सो सो, नहीं सोएंगे, कहेंगे नहीं हम जाग रहे हैं। हमारी टेंडेंसी वॉट एवर आई एम, आई शुड बी लाइक दिस, आई डू नॉट वांट टू चेंज माई सेल्फ। हम जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं। अब कोई अगर आके तुमको जगाए, मम्मी उठो उठो उठो, क्यों सो, मम्मी सोने दो। सो रहे हैं तो हम सोना चाहते हैं, जग रहे हैं तो जगना चाहते हैं, जब तक कि हम पर फोर्स न लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो बहुत सो भी जाए, फोर्स लगाएंगे तो जग भी जाए। ऐसा चीज़ों में भी, ऑब्जेक्ट्स में। तो समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट्स में इनर्शिया, पहले हमने समझे इनर्शिया क्या होता है। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो जो है जैसी है वैसी स्टेट को बनाए रखना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। समझिए, स्टेट ऑफ मोशन क्या है? तो हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट पर हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? मूविंग। अगर पूछे किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन क्या है तो कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट या ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ओके, तो इनर्शिया देखो, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, कुछ भी हो सकती है, या मूविंग हो सकती है या रेस्ट, इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब ये उसकी जड़ता है। देखो, हम लोगों में भी दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक है स्थूल और एक है सजीव, स्थावर और जंगम। एक होता है इनर्शिया, वो जो जैसा वैसे बनाना चाहता है। एक है कि हाँ क्या सिखा रहे हैं सर, लो ये भी सीखे वो भी सीखे। एक है नहीं नहीं सर, जो जैसा मैं कहूँ, आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, नाउ आई डू नॉट वांट टू लर्न एनीथिंग एल्स। वो जड़ता है। और समाज के साथ जो बदल जाए तो वो क्या है बताइए? दैट इज एक्टिव। समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, तुम ये बताओ, ये इनर्शिया ज़्यादा किस में होगा? एक छोटी मोती में होगा कि बड़े से पत्थर या पहाड़ में? अगर मान लो छोटी मोती पे तुमने फोर्स लगाया तो बताओ वो अपना इनर्शिया जल्दी लूज कर देगी या लेस रेजिस्टेंस करेगी कि पहाड़ ज़्यादा करेगा? पहाड़ को उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दैट मीन्स लार्जर बॉडी हैज मोर इनर्शिया, वो ज़्यादा विरोध करेगी। Inertia is proportional to mass. समझ आई? अब कम विरोध कौन करेगी? दैट इज द टेंडेंसी टू अपोज एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। वो विरोध भी करती है, टेंडेंसी टू अपोज। आप इतना विरोध नहीं करोगी, मम्मी जगाती है, लेकिन कुंभकर्ण होता तो ड्रम नगाड़े बजाने पड़ते, उसके सर में नर्तकियां नाचती, तब वो जागता। समझ आई बात कि नहीं? सर, इनर्शिया में जो मोशन का डायरेक्शन होता है वो भी मेंटेन करना चाहते हैं। वो सब हम अभी इसके 3 टाइप्स बताएंगे। सबसे पहली बात समझो, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का मतलब है टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। वो जैसा बना रहना चाहता है। अगर वो मूव करना चाहता है, क्या स्नेहा मूविंग बॉडी में भी इनर्शिया होता है? हाँ, मूव कर रहा है तो कहेगा हमें रुकना नहीं है, रुका है तो कहेगा हमें चलना नहीं। जैसा कर रहा एडामेंट है, जैसा वैसे ही रहना चाहता है, यही तो इनर्शिया है। सर, फिर तो जो ऑब्जेक्ट है इसके रॉक है तो उसमें भी तो इनर्शिया। किसमें? सर, जो इनर्शिया है वो तो अगर चलते हुए मोती में भी लगेगा और एक जगह सब में लगेगा, लेकिन चलो हर चीज जो भी हमारे अराउंड है उन सब पे इनर्शिया लग रहा है। so amount of force needed to change its state is also is the measure of its inertia। यानी inertia क्या है? It is the tendency up to how much extent it opposes। कितना वो विरोध कर सकता है। भारी चीज ज्यादा विरोध कर सकती है, तो इसलिए the heavier object has more inertia।
because it needs a lot of force to move it or to stop it. तो इनर्शिया ज़्यादा होगा तो रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा कि नहीं? इनर्शिया इज प्रपोर्शनल टू इट्स मास. एक पहाड़ खड़ा हुआ है सालों से, अब किसके पास इतना फोर्स है कि हटा दे? हनुमान जी आए तो कोई उठा के ले जाए, नहीं तो उसमें इतना इनर्शिया है कि कोई उठा ही नहीं पा रहा, कोई फोर्स ही नहीं लगा पा रहा. ट्रक में ज़्यादा इनर्शिया है, साइकिल में कम. ट्रक को कौन हिला देगा? समझ आई बात कि नहीं? क्योंकि उसमें इतना फोर्स कौन लगाएगा? उसकी टेंडेंसी अपोज करने, वो बहुत अपोज करेगा. तुम फोर्स लगाते रहोगे, कहोगे कहेगा हिला के दिखाओ. सो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैज मोर इनर्शिया बिकॉज दे हैव मोर टेंडेंसी टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ओके, तो क्या लिखे बताइए? Heavier objects has टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज its state is of motion of or rest to oppose लिखो, to oppose any change in its state of motion or rest is called inertia. Heavier objects have more inertia. Heavier objects में ज़्यादा इनर्शिया होता है. अब देखिए, ओके, नाउ देखो, इनर्शिया तीन तरीके के हैं. इनर्शिया के टाइप्स कहते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया. ऑन है, देखो आदित्य, Yes, sir. इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, दैट इज द टेंडेंसी of object to maintain its state of rest. क्या वो रेस्ट पे रहना चाहती है ऑब्जेक्ट? अब जैसे ये पेन है, ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है. द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. इसे कहना मूव करो, कहता नहीं मूव करेंगे. तुम्हारा गजब का इनर्शिया, क्यों नहीं मूव कर रहे हो? कह रहा फोर्स लगाओ तो करेंगे. अनटिल अनलेस फोर्स इज एक्सटर्नल, फोर्स इज अप्लाइड, रुकी हुई चीज रुकी रह रही है, तो क्या उसमें इनर्शिया नहीं है? कह रहे फोर्स लगाओगे तो मूव कर जाएंगे, बिना बल प्रयोग के हम हटेंगे. समझ में आई बात कि नहीं? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. उसकी विरामावस्था को बनाए रखने की वस्तु की प्रकृति को ही उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि विराम का जड़त्व कहते हैं. दैट इज टू मेंटेन इट्स state of rest is called inertia of rest. जैसे देखो, मान लीजिए कि अभी देखो, एक फ्लास्क है, फ्लास्क में मैं इसमें कोई कार्ड रख देता हूँ और एक सिक्का रख देता हूँ. ये सिक्का ठीक है. नाउ सम कार्ड इज तो ये, अब ये मैंने इस पे कार्ड रख दिया, सिक्का रख दिया. इफ कार्ड इज मूव, फिर से एक बार करते हैं, थोड़ा भारी कार्ड सिक्का भारी, कार्ड 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 चला भारी जाएगा, लेना पड़ेगा सर उसके लिए. कोई बात नहीं. ये देखो, पॉइंट भारी चाहिए होगा. सिक्का अंदर चला गया.
कार्ड मूव कर गया लेकिन सिक्का कहाँ गया? फिर से देखो इस चीज को, देखो ये रखा, इसका रीजन जानेंगे। कभी कभी ये हल्का सिक्का, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा बताइए? तो और थोड़ा अगर ये कार्ड भी थोड़ा मुड़ा हुआ है वैसा होता ना कार्ड, क्योंकि सर इसके कार्ड को गीला कर दे थोड़ा। गीला नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा सही हो, तो फिर क्या होगा? ये गिर गया। ओके, ये क्यों अगर किया इस चीज को देखो ना। When a 5 rupee coin is kept over a glass over card, playing card के ऊपर रख दो। So when 5 rupee coin, तो अगर मैंने ऐसे प्लेइंग कार्ड के ऊपर एक 5 रुपी कॉइन रख दिया है और ऐसी स्थिति में जब मैं इस पर कार्ड को फ्लिप करता हूं तो कार्ड तो उड़ जाता है, कार्ड फ्लाइज अवे, हाउएवर द 5 रुपी कॉइन गोज इनसाइड इट। व्हेन वी, अगर इसको फ्लिक करा जाए तो आप एक उंगली से इसको फ्लिक करो तो आप देखोगे जब ये फ्लिक करोगे तो क्या होगा? कार्ड फ्लाइज अवे एंड हाउएवर, ये देखो ये तुमने फ्लिक कर दिया, कार्ड उड़ गया कि नहीं? हाउएवर द कॉइन, हाउ इट इज सो, केप्ट ओवर प्लेइंग कार्ड is kept over glass and card is flicked, then जब तुम जिस पे फोर्स लगाओगे उड़ जाएगा। However the coin which was initially at rest, जो शुरू में रेस्ट पर था, prefer to remain at rest due to inertia of rest, जो शुरू में रुका हुआ था वो रुके ही हुए रहना चाहता है, किस नियम के अनुसार? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड एज सून एज इट लूजेस इट्स बेस, क्योंकि कार्ड तो उड़ चुका है, देन ड्यू टू ग्रेविटी इट फॉल्स इनसाइड द टम्बलर। तो ये बहुत अच्छी बात है। उस समय उन्होंने मुस्कुरा दिया कि इसका मतलब ये चीज़ एग्रीड है, इसका ने अगर एग्री कर दिया तो इन्होंने नोट कर दिया सर यस दीज आर द सिंपल थिंग्स। क्लास 9 के हिसाब से बहुत छोटी हैं क्योंकि छोटे क्लास में भी ये पढ़ चुके हैं। देखो है बात नहीं, वो बता रहा था काइनेटिक स्टैटिक यहाँ से, बोले कितनी मामूली चीज़ बता रहा, हम लोग होते थे लिमिटिंग बता देंगे, होते टैलेंटेड लोग हैं, हम ही सब में तो न्यूटन बनेंगे होता। चलो अब इस सेंटेंस को पूरा कर दो, इट इज सो टेक्निकल, बोलो बेटा। The coin remains at the same position due to inertia law. Inertia of rest. Do not hide your intellect. Let it display. छिपाओ मत, बहुत बड़ी बात। अब देखो जब कार्ड फ्लिक हुआ then card flies away but the coin which was initially at rest remain at rest ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो शुरू में विराम में था वो विराम में ही बना रहता है विराम के जड़त्व के नियमानुसार। एंड अल्टीमेटली एज सून एज इट लूजेस इट्स बेस फॉल्स इनसाइड ग्लास ड्यू टू ग्रेविटी। है बात? देन फिर वो भारी होगा तो जल्दी गिरेगा या हल्का होगा तो भारी होगा, भारी होगा तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर मान लो और भारी सिक्का लेता मैं थोड़ा सा ही है 20 तो ये जो अलग से थोड़ा इधर उधर हो रहा है वो भी ना होगा, वो कहता हूँ यही ठीक है। लेकिन तो सर गैलीलियो ने तो ये बताया था कि सर भारी हो या हल्का हो उससे कुछ नहीं होता सर, एक ही बराबर में गिरेगा। गैलीलियो ने बस ये एक्सपेरिमेंट किया। अब जरा देखो, then card flies away but the coin, देखो सब एक जैसे बच्चे नहीं होंगे। अगर हमारे बीच में कुछ कमजोर बच्चे भी हैं बेहोश टाइप तो हंसना नहीं होंगे, तुम ऐसे हंसो मत, फिर वो उठ नहीं पाएंगे, कैसे वो तुम जैसा तेज बन पाएगा, है ना?
उनके अभी वो बढ़ रहा है बेचारा, तैयारी कर रहा है, ऐसे हंसो मत किसी पर, ओके। बट द क्वाइन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट, remain at rest. हाँ सेंटेंस पूरा करो। Because of या due to inertia of rest. As soon as, जैसे ही कार्ड उड़ा, it loses its base. इसने अपना बेस लूज कर दिया, एंड फिर क्या होगा? सर as soon as के बाद the card price होना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, वो उसी सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहा है। कार्ड उड़ गया लेकिन क्वाइन वही बना रहा, और कार्ड के उड़ते ही वो गिर गया, उससे कोई मतलब नहीं, उसी के साथ। As soon as it loses its base under gravity, it falls inside glass. देख लो, फलों से लदा हुआ आम का पेड़ और जड़ को हिलाया तो डालें हिल गईं, लेकिन फल भारी थे, वो वहीं बने रहे। डाल इधर उधर होकर टूट गई और फल टपक गया। समझे बात को? फलों से लदा तो फल सभी भारी थे, फल ने कहा हम तो नहीं लेंगे डालों से, कहा तुम हिलती हो तो हिलो। डालें हिल रही हैं, फल वही है। तो फलों और सेब, जो 250-250 ग्राम के सेब थे, इसके डालों के बीच में कनेक्शन टूट गया, डालें हिलती रही, फल वहीं रहे। एंड एज सून एज दे लूज इट्स ग्रिप अंडर ग्रेविटी दे टपक, मतलब दे फॉल डाउन। ऐसा होता है। फिर से समझो, ए डस्टी मैट, बहुत मिट्टी भरी होती है, हमने इस पे व्हेन इट इज बीटन, मैट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस बट द हेवियर डस्ट पार्टिकल they prefer to remain at rest due to inertia of rest and initially were at rest. As soon as they lose their base or mat under gravity they fall. सर गीले कपड़े को झाड़ते वक्त भी और बात समझ में आ गई? चाहे मैट हो चाहे ये सब एक ही तो उदाहरण है। इसी के आगे जो दो इनर्शिया के एग्जांपल है वो अगले क्लास में आ जाएंगे।